नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंस अपडेट्स में। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दुनिया भर में होने वाले सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके फाइनेंसेस पर इम्पैक्ट डालते हैं, आपके पोर्टफोलियो, आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, चाहे आपका इनकम हो, चाहे आपके खर्चे हों। इन सारी चीज़ों को दुनिया भर में होने वाले इवेंट्स ज़रूर इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इवेंट्स हो, चाहे कोई वॉर हो, चाहे इकोनॉमिक इवेंट्स हो। तो ऐसे ही इवेंट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और उनका एनालिसिस सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करूँगा सबसे पहले आर्टिकल से और ये है एक इंटरनेशनल आर्टिकल। एक काम करते हैं, एक ओवरव्यू भी लेते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि एक ओवरव्यू भी होना चाहिए, तो एक छोटा-सा ओवरव्यू लूँगा। सबसे पहला आर्टिकल है ट्रम्प के बारे में। ही वांट्स कि एप्पल इंडिया में प्रोडक्शन ना करे और ज़्यादा पुश ना करे इंडिया में अपने प्रोडक्शन को बिल्ड करने के लिए। इसके बारे में डिस्कस होगा। इसके अलावा इंडिया में पैसेंजर व्हीकल्स, काफ़ी सारे लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ ने तो बेस्ट परफॉर्मेंस दी है रिजल्ट्स में और कुछ कुछ अच्छा खास परफॉर्म नहीं कर रहे, ऐसे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हैं। तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जेरोम पोवेल जो यूएस के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं, उनका स्टेटमेंट आया है इन्फ्लेशन के बारे में, जॉब्स के बारे में और इंडिया में म्यूचुअल फंड्स की कैश होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इसका क्या मतलब है? आईफ़ोन का 28% रेवेन्यू जंप आया है Q1 में, तो सैमसंग का क्या हो रहा है भाई इंडिया में, ये देखेंगे। और दलाल स्ट्रीट अगर आप देखेंगे तो लगातार बढ़ रहा है। तो ट्रम्प और टैरिफ, ये दोनों काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं जो हम न्यूज़पेपर में कवर करते हैं, तो क्या इन दोनों का कोई इंपॉर्टेंट रोल है इस टाइम पे हमारे मार्केट्स की रैली में? इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब शुरुआत करूँगा सबसे पहले आर्टिकल से। ये है ऐसा आर्टिकल जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी अफ़ेक्ट कर सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पुश को बंद करके आप अ ये अमेरिका में पुश करो मैन्युफैक्चरिंग को। ये किसको कहा इन्होंने? एप्पल को। तो एप्पल यहाँ पे हमारे इंडिया में काफ़ी ज़ोर-शोर से इस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, राइट? एंड हमने देखा कि उनका प्लान ये था कि यूएस में जितने भी आईफ़ोन्स बिकने वाले हैं, उनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग करीब $40 बिलियन का इंडिया से होना चाहिए और इंडिया से एक्सपोर्ट होने चाहिए। तो टिम कुक इस टाइम पे एप्पल के सीईओ हैं और उनसे ही डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि आप ये डिवाइसेज़ अमेरिकन मार्केट के लिए बना रहे हो, तो अमेरिका में बनाओ। इंडियन मार्केट के लिए बना रहे हो, तो इंडियन मार्केट में बनाओ। तो इनका कहना है, आई हैड अ लिटिल प्रॉब्लम विथ टिम कुक येस्टरडे, इनका कहना है। ट्रम्प ने कहा अपने कन्वर्सेशन में विथ एप्पल सीईओ इन कतर, जहाँ पे इन्होंने कहा कि ये इंडिया में ऑल ओवर इंडिया बिल्ड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बना रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि इंडिया की जगह ये चीज़ यूएस में होनी चाहिए। और एप्पल का अगर आप देखोगे तो ओवरऑल पूरा स्ट्रैटेजी यही रहा है इस टाइम पे कि चाइना के बियॉन्ड शिफ्ट करना चाहिए अपने मैन्युफैक्चरिंग को और चाइना के बियॉन्ड इन्हें नज़र आता है कौन? इंडिया। साथ में टैरिफ और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स से रिलेटेड जो रिस्क हैं, उसको डाइवर्सिफ़ाई करके चाइना से कहाँ करना चाहते हैं? इंडिया में करना चाहते हैं। एंड एप्पल मोस्ट ऑफ द आईफ़ोन्स जो है इस टाइम पे चाइना में बनाता है और कोई भी स्मार्टफ़ोन प्रोडक्शन इनका यूएस में है ही नहीं, ज़ीरो है। तो इन्होंने प्रॉमिस तो किया है कि और लोगों को हायर करेंगे एट होम और प्लेज किया है कि स्पेंड करेंगे $500 बिलियन डोमेस्टिकली ओवर नेक्स्ट 4 इयर्स। तो ये फ़ैमिलियर हैं ट्रम्प के टैक्टिक्स से। इनका इनका ये कहना है कि ये चाहते हैं कि एप्पल ज़्यादा लोकलाइज़ करे, सप्लाई चेन को यूएस में बिल्ड करे, जो कि ओवरनाइट तो होने वाला है नहीं। ठीक है? इसमें टाइम लगेगा और प्रॉब्लम ये होगा कि यूएस में ये करना बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर आईफ़ोन के लिए अमेरिकन्स 4 गुना ज़्यादा पे करने को तैयार हैं, 5 गुना ज़्यादा पे करने को तैयार हैं, तब आई थिंक इट मेक्स सेंस। तो यहाँ पे अगर बात करोगे एप्पल की एंड इनके सप्लायर्स की जो एप्पल के साथ ही चलते हैं, तो इन्होंने एक्सेलरेट कर लिया, एक शिफ्ट अवे कर लिया है कहाँ से? फ्रॉम द वर्ल्ड्स नंबर 2 इकोनॉमी, अ प्रोसेस दैट बिगिन व्हेन हार्श कोविड लॉकडाउन्स हर्ट प्रोडक्शन एट इट्स लार्जेस्ट प्लांट। तो जो टैरिफ इंट्रोड्यूस किया है ट्रम्प ने एज़ वेल एज़ बीजिंग ने, बीजिंग वाशिंगटन के जो टेंशन्स हैं इस टाइम पे देखोगे काफ़ी ज़ोर-शोर से चल रहे थे अभी तक, तो इसकी वजह से एप्पल ने एम्प्लीफाई किया कि नहीं यार, इंडिया में एक बैकअप रखना इज़ अ गुड ऑप्शन। तो आईफ़ोन फैसिलिटीज़ इंडिया में जो है वो करीब 4 करोड़ यूनिट्स बनाती हैं एंड अबव 20% जो एप्पल का एनुअल आउटपुट है उसको। एंड ट्रम्प ने पुश किया है एप्पल को कि आईफ़ोन्स बनाए यूएस में, जहाँ पे लैक ऑफ डोमेस्टिक इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग टैलेंट है। इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल होने वाला है। एप्पल के पास वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सप्लाई चेन है, जिसको बनाने में बहुत समय लगता है। पाठक का ये कहना है, जो एक एक्सपर्ट है। और अ, इसको डिस्टर्ब करना या फिर कंप्लीटली मूव करना इंडिया या चाइना से बाहर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि एक सप्लाई चेन, एक वैल्यू चेन क्रिएट करना पड़ता है। सिर्फ टैक्स बेनिफिट से कुछ नहीं होता। आपको ये इंश्योर करना होगा कि स्मार्टफ़ोन बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट्स चाहिए वो लोकली मैन्यफ मिल जाए। अगर मैं लेट्स से नोएडा में या फिर लेट्स से मैं चेन्नई में, तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ या फिर महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो मुझे क्या चाहिए होगा कि आस-पास ही सारा सप्लाई चेन हो। ऐसा नहीं कि मेरे को कंपोनेंट्स यूएस से और चाइना से और लेट्स से साउथ अमेरिका से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। PV's post best ever April sales, 2W
व्हीलर्स बेसिकली 2W इज टू व्हीलर्स डिस्पैचेस फॉल। पैसेंजर व्हीकल की यहाँ पे बात हो रही है। काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टेड होंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे डीलर्स का कहना है कि व्हीकल सेल्स टू डीलर सॉरी पैसेंजर व्हीकल सेल्स टू डीलर्स यहाँ पे बात हो रही है। कंपनी से जो डीलर के पास गए हैं कार्स, वहाँ पे 4% का इंक्रीमेंट आया है, लेड बाय डिमांड फॉर यूटिलिटी व्हीकल। डेटा प्रोवाइड किया गया इंडस्ट्री बॉडी द्वारा। तो टू व्हीलर की सेल्स ड्रॉप हुई है कितना? 16.7% टू 1.45 मिलियन यूनिट्स, मतलब 14.5 लाख यूनिट्स अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। और थ्री व्हीलर सेल्स डिक्लाइन हुआ है कितना? 0.7% टू 49,441। तो थ्री व्हीलर और टू व्हीलर दोनों में डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन एक ऐसा सेगमेंट है फोर व्हीलर का, पैसेंजर व्हीकल्स का, जो लगातार ग्रो कर रहा है। इवन आप ये भी कह सकते हो कि ये बेस्ट अप्रैल सेल्स अभी तक की है, 3,48,847 यूनिट्स, और ये ग्रो हुआ है कितना? बाई 3.9% कंपेयर टू लास्ट मंथ, कंपेयर टू सेम मंथ लास्ट ईयर। टू व्हीलर सेल्स का तो डिक्लाइन आया क्योंकि हाई बेस इफेक्ट भी है। मतलब पहले ग्रोथ इतनी ज्यादा था कि वहां से और ग्रोथ करना इज आल्सो रियली डिफिकल्ट। ऑटो इंडस्ट्री ने स्मूथली ट्रांजिशन किया इनटू अ न्यू रेगुलेटरी रेजिम ऑफ ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स 2 ओबीडी 2 टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के लिए अप्रैल 2022 ऑनवर्ड से। और इन्होंने E20 कंप्लायंट गैसोलीन व्हीकल्स भी अक्रॉस कंट्री लॉन्च कर दिया। कार सेल्स ड्रॉप हुआ है बाय 4.5% इन अप्रैल एंड दैट ऑफ यूवी यूटिलिटी व्हीकल्स बढ़ा है कितना? 12.1%। तो ब्रेकअप डज नॉट इंडिकेट। टाटा मोटर सेल्स जो है ये इंडिकेट नहीं कर रहा है। इसमें जेएसडब्ल्यू, किया, टोयोटा, किर्लोस्कर मोटर्स ने रिपोर्ट किए हैं बहुत ही बढ़िया पैसेंजर व्हीकल सेल्स। Hyundai मोटर्स और मारुति सुजुकी और निसान ने एक्सपोर्ट्स में काफी बढ़िया किया है, और पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट्स 20% से बढ़े हैं। अमिड जियो पॉलिटिकल टेंशन हमारी कार के एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हमारे टू व्हीलर सेगमेंट में देखोगे तो मोटरसाइकिल में आया है। स्कूटी सेल्स कम हुए कितने? 5.4% से। बजाज और हीरो, इन दोनों की सेल्स आप देखो कितने घटे हैं? 13% एंड 44% रिस्पेक्टिवली। और हीरो ने तो पॉज किया प्रोडक्शन 4 फैसिलिटीज में फ्रॉम अप्रैल 17 टू 19 टू फैसिलिटेट सप्लाई चेन अलाइनमेंट एंड मेक शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ एक्सपेक्टेड है मई से। टू व्हीलर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए ऑलमोस्ट 15% अप्रैल में अकॉर्डिंग टू सियाम। एंड थ्री व्हीलर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक रिक्शा रिक्शा की बात करें, तो इनका सेल 36.5% घटा है अप्रैल में। और पैसेंजर कैरियर्स बढ़ा है कितना? 2.2%। तो ओवरऑल बहुत ही मिक्स्ड हमें देखने को मिले हैं सिग्नल्स ऑटोमोबाइल मार्केट से। स्पेसिफिकली बस यूवी मतलब यूटिलिटी व्हीकल्स का ही ग्रोथ अच्छा रिकॉर्ड हुआ है, और बाकी सारे सेगमेंट्स हमें वीक नजर आ रहे हैं अप्रैल मंथ के लिए। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, और ये है स्ट्रैटेजी अराउंड जॉब्स एंड इन्फ्लेशन नीड्स टू बी रिकंसिडर्ड। पॉवेल, जेरोम पॉवेल अगर कुछ बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। क्यों? क्योंकि फेडरल रिजर्व यूएस का सेंट्रल बैंक है, इसके ये चेयरमैन है। और इनका ये कहना है कि यूएस फेडरल रिजर्व फील कर रहे हैं कि दे नीड टू रिकंसिडर, इन्हें रिकंसिडर करने होंगे की एलिमेंट्स अराउंड बोथ जॉब और इन्फ्लेशन। जॉब और इन्फ्लेशन में कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्हें इन्हें रिकंसिडर करना होगा अपने करंट अप्रोच में टू मॉनेटरी पॉलिसी। गिवन जो इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस है लास्ट फ्यू ईयर्स का, जो महंगाई दर है, और जो पॉसिबिलिटी है कि सप्लाई शॉक्स और दूसरे प्राइस इंक्रीजेस जो हैं वो और फ्रिक्वेंट हो सकते हैं, आगे जाके और शॉक्स मिल सकते हैं हमें। तो हमें कहीं न कहीं अपने आप को बदलना होगा, हमारी मेथोडोलॉजीज़ को चेंज करना होगा। इनका ये कहना है कि हम और ज़्यादा फ्रिक्वेंट और ज़्यादा परसिस्टेंट सप्लाई शॉक देख सकते हैं ड्यू टू चैलेंज फॉर इकोनॉमी एंड फॉर सेंट्रल बैंक्स। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे हमारे दुनिया दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो बड़े-बड़े सप्लाई शॉक्स आ सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? साथ ही हमें महँगाई भी देखने को मिल सकती है काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली और काफ़ी ज़्यादा पर्सिस्टेंट, मतलब जो ज़्यादा दिन तक टिकेगी और बार-बार आएगी। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट 2020 से बहुत ज़्यादा बदल चुका है। और इनका जो फ़ोकस है, इनका कहना है कि करंट मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक आउटलुक पे नहीं फ़ोकस कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं फ्यूचर की। ये बात कर रहे हैं आगे आने वाले समय की, जो बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। इस टाइम पे इनका ये भी कहना है कि ओवरऑल बेसिस पे जैसे हम अगर पर्सनल कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर भी देखें और प्राइस इन्फ्लेशन देखें, तो 2.2% गिर चुका है। ये एक टेपिड रीडिंग है, लेकिन स्टिल यहाँ पे टैरिफ का इफ़ेक्ट नहीं आया है। कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि यार यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ा कैसे नहीं है? ये घटा कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? भाई अभी टैरिफ का इम्पैक्ट आया नहीं है, तो टैरिफ का इम्पैक्ट एक बार आएगा तभी हम लोग ये बता पाएँगे कि क्या यहाँ पे हमें डीग्रोथ देखने को मिल रहा है या फिर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो मतलब ये सारी चीज़ें तभी क्लियर होंगी। स्टिल ये रिफ्लेक्ट करता है कि हिस्टोरिकली अनयूजुअल रिजल्ट जो है इन्फ्लेशन का फॉलिंग फ्रॉम इट्स पैंडेमिक पीक विदाउट मेजर डैमेज टू इकोनॉमी, अ सॉफ्ट लैंडिंग दैट डिड टेक प्लेस अंडर फेड्स करंट स्ट्रैटेजी। तो ये अपने पीठ थपथपा रहे हैं। यहाँ पे इनका कहना है कि कोविड के वक्त
इन्फ्लेशन डबल डिजिट पहुँच गया था ऑलमोस्ट, इतना बढ़ गया था। एंड उसके बाद से ये बिना इकोनॉमी को हर्ट किए, हार्म किए, ये इन्फ्लेशन को नीचे लेके आए हैं अपनी करंट स्ट्रैटेजी से। तो कहीं न कहीं ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और इनका कहना है इन्फ्लेशन के बारे में, देखिए काफ़ी कॉशियस है इन्फ्लेशन को लेकर के, और ये क्विक कंक्लूजन्स ड्रा करना चाहते हैं अबाउट इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशंस टैरिफ पॉलिसीज़, जिन्होंने क्लाउड कर दिया, बड़ा टफ कर दिया है फेडरल रिज़र्व के लिए जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं, क्योंकि क्या डिसीज़न लें समझ नहीं आता, आगे होने क्या वाला है समझ नहीं आता इन्हें। अनसर्टेनिटी ज़्यादा लगती है। अब बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। इंडिया में म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखोगे ना, तो ये रिकॉर्ड कैश लेके बैठे हुए हैं। लगातार 5वें महीने इनका जो कैश रिज़र्व है, म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड बेसिकली जनता से पैसा लेता है, राइट? एसआईपी हम लोग करते हैं तो, और उनको सही जगह पे इन्वेस्ट करता है जहाँ उसे लगता है कि बढ़िया रिटर्न्स आ सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है, स्कीम है, 5th स्ट्रेट मंथ अगर अप्रैल में देखोगे, तो इसमें सबका कैश होल्डिंग बढ़ गया है। मतलब हम एसआईपी तो कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स उसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं अभी। वो क्या कर रहे हैं? कैश होल्ड करके बैठे हैं। अप्रैल 30 की बात करें तो इक्विटी स्कीम्स टॉप 20 फंड हाउसेस से ये होल्ड कर रही थी कितना, 7.2% ऑफ देयर पोर्टफोलियोज इन कैश कंपेयर टू 6.9% इन मार्च एंड 6.8% इन फरवरी अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल। तो एट इंडस्ट्री लेवल अगर आप देखोगे, इंक्लूडिंग ऑल फंड हाउसेस, जो कैश होल्डिंग है वो कितना था, 6.1%। ये रिपोर्ट आई बीएनपी पैरेबस की। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हैं इस टाइम पे, मतलब शेयर बाज़ार में पैसा लगाने से पूरी तरीके से ये काफ़ी डर रहे हैं। कैश लेवल एक इंडिकेशन होता है कि फंड मैनेजर्स को लगता है कि भाई अभी मार्केट में पैसा मत लगाओ, थोड़ा और बेटर प्राइस आ सकता है। तो कहीं न कहीं यही सिचुएशन म्यूचुअल फंड्स के साथ हो सकती है। एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, जो कैश लेवल में चेंजेस हैं इक्विटी स्कीम्स में, ये ट्रांजिटरी भी हो सकते हैं इन नेचर ड्यू टू मेजर चेंजेस इन पोर्टफोलियो और शार्प इन्फ्लो और आउटफ्लो एट द एंड ऑफ द मंथ। तो चेंज इन वैल्यू ऑफ इक्विटी होल्डिंग ड्यू टू मार्केट मूवमेंट, ये भी इम्पैक्ट करता है कैश होल्डिंग को। तो मार्केट जैसे काफ़ी वॉलेटाइल भी रही है, तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि किस तरीके से क्या रिएक्शन होता है म्यूचुअल फंड्स का जब मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए। अगर मैं बात करूँ 20 फंड हाउसेस की, तो 4 के पास तो 10% से भी ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है। और पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज हैं, पीपीएफएस, इनके इनका ओवरऑल जो ₹100 की इनकी पोर्टफोलियो है, उसमें से ₹23.60 तो कैश में है। तो काफ़ी ज़्यादा कैश होल्ड करके बैठे हैं। एंड अप्रैल एक दूसरा वॉलेटाइल मंथ था इक्विटी मार्केट के लिए एज़ अनाउंस्ड। यहाँ पे हेफ़्टी टैरिफ्स आए हैं ट्रेड पर, और काफ़ी टर्मोइल भी रहा है मार्केट में। तो हमें देखना होगा कि किस तरीके से इस टाइम पे डिसीज़न लेते हैं म्यूचुअल फंड्स। और इनकी जो कैश होल्डिंग है, मैं इनकी इसके बारे में बोलूँगा कि वी हैव टू कीप ट्रैकिंग कि कैश होल्डिंग क्या चल रही है म्यूचुअल फंड्स की, स्पेसिफिकली जो बहुत कैश लेके बैठे हैं। और जब मार्केट बढ़ रहा है तो क्या ये रिड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? क्या ये बाइंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगले आर्टिकल की बात करूँगा आईफ़ोन के बारे में। 28% जंप आ गया इनके रेवेन्यू में Q1 में, और ये एप्पल को हेल्प कर रहा है कि ये सैमसंग को बीट करे इंडिया में। तो एप्पल का जो होलसेल रेवेन्यू है इंडिया में 28% बढ़ गया है, टू 2.5 टू $2.92 बिलियन मार्च क्वार्टर में, ड्रिवन बाय रिकॉर्ड सेल्स रहे हैं इनके, ठीक है? एंड ये ओवरऑल कहीं न कहीं एक वीक फेस पीरियड था जिसको इन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया है, और दुनिया की जो सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है, उन्होंने ओवरऑल श्रिंकेज रिकॉर्ड किया, ग्लोबली बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई एप्पल की। एप्पल ने हाईएस्ट शेयर रखे थे ऑफ होलसेल रेवेन्यूज़ मार्च क्वार्टर में, सरपासिंग कोरियन राइवल कौन है इनके? सैमसंग। तो एक ही राइवल कहा जाता है, वो है सैमसंग। एंड अकॉर्डिंग टू कैनालिस्ट, एप्पल का जो होलसेल रेवेन्यू है वो 28% ग्रो हुआ है स्पेसिफिकली इंडिया में। और होलसेल रेवेन्यू वो होता है इनकम जो बिजनेस रिकॉर्ड करता है बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज टू रिटेलर्स। जब ये रिटेलर्स को कुछ बेचते हैं, दुकानदार को बेचते हैं, तो वो होता है उनका होलसेल बिजनेस का प्रॉफिट। सिक्वेंशियली एप्पल का रेवेन्यू 21% नीचे था 3.69 बिलियन से इन दिसंबर क्वार्टर, व्हिच टिपिकली सीज हायर सेल्स ऑफ इट्स प्रो मॉडल इन इंडिया। और जो रिसर्च है उनका ये भी कहना है कि स्मार्टफ़ोन की ब्रॉड डिमांड भी थोड़ी सॉफ्ट हुई है। ब्रांड्स जैसे कि एप्पल एंड सैमसंग ने एंकर किया अपने स्ट्रैटेजीज़ को कि अपग्रेड करेंगे। अब इनके जो नए जो कस्टमर्स हैं एक्जिस्टिंग, वही अपग्रेड करेंगे और इनके नए फ़ोन्स को खरीदेंगे। एवरेज सेलिंग प्राइस की बात करें कि कितना है इनका, तो ओवरऑल ये 4% बढ़ा है टू $274, विद एप्पल कमांडिंग हाईएस्ट एवरेज सेलिंग प्राइस अमंग ऑल ब्रांड्स ऑपरेटिंग इन इंडिया एट अराउंड 1000। इनका एवरेज सेलिंग प्राइस $1000 का है, और ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री का कितना है, $274। कितना डिफरेंस है आप ये सोचिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।